नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। एक ऐसा समय जब कहते हैं कि कला, विज्ञान और संस्कृति सब कुछ अपने शिखर पर था। पर एक मिनट, ये स्वर्ण युग होता क्या है? मतलब हम किसी भी दौर को गोल्डन एज क्यों कहते हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक पूरे समय को इतना खास, इतना सुनहरा बना देती हैं? जवाब है, जब शांति हो, खुशहाली हो और साथ ही असाधारण जीनियस, इन तीनों का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिले। और कहते हैं कि गुप्त काल में ये तीनों चीजें एक साथ आईं। इसने भारत को एक नई ही पहचान दी। तो चलिए इसी कहानी में और गहराई से चलते। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद भारत ना छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। चारों तरफ एक तरह की पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन थी। और इसी माहौल के बीच से एक नई ताकत उभर कर सामने आई, गुप्त वंश। इसकी शुरुआत तो की श्री गुप्त ने करीब 240 ईस्वी में। उन्होंने नींव रखी, लेकिन असली उड़ान भरी चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। फिर आए समुद्रगुप्त, जिन्होंने साम्राज्य को फैलाया, और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इसे बिल्कुल टॉप पर ले गए। चंद्रगुप्त प्रथम की खास बात ये थी कि वो सिर्फ तलवार के ही नहीं, दिमाग के भी धनी थे। उन्होंने एक जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने उन्हें बहुत बड़ी ताकत दी। और फिर जब उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के भी राजा का टाइटल लिया, तो सबको मैसेज क्लियर हो गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद एंट्री होती है समुद्रगुप्त की। इनको लेकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। सोचिए, ये टाइटल ही बता देता है कि उनकी मिलिट्री जीनियस किस लेवल की रही होगी। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो एक कला प्रेमी राजा भी थे। देखिए, उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 12 राजाओं को तो उन्होंने हराया, पर दक्षिण के राजाओं को हराने के बाद बड़ी ही उदारता से उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए। ये उनकी रणनीति थी। और सबसे दिलचस्प बात, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो बताता है कि एक महान योद्धा के दिल में एक कलाकार भी था। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो इस दौर को असल में स्वर्ण युग का दर्जा दिलाता है, और वो है ज्ञान और प्रतिभा का विस्फोट। इसका पीक यानी शिखर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में देखने को मिलता है। 9, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर के इंटेलेक्चुअल पावर का सिंबल है। ये संख्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों की। मतलब 9 ऐसे असाधारण लोग, अपने अपने फील्ड के जीनियस। और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। जरा नाम सुनिए। कालिदास, जिनके नाटक और कविताएं आज भी अमर हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स को एक नई दिशा दे दी। धन्वंतरी, आयुर्वेद के पायनियर। वराहमिहिर, अमर सिंह, ये लिस्ट लंबी है। सोचकर देखिए, एक ही राजा के दरबार में उस समय के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का जमावड़ा। आज की भाषा में कहें तो एक सुपर ग्रुप था ये। और हाँ, इसी दौर में दुनिया को भारत से एक ऐसा तोहफा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। 0 यानी शून्य की अवधारणा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। इसके बिना ना आज का मैथ्स होता, ना कंप्यूटर, ना स्पेस साइंस। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, ये सब सिर्फ हम नहीं कह रहे, इसकी गवाही बाहर से आए लोगों ने भी दी। चीन के एक यात्री थे, फाहियान। वो इसी समय भारत आए थे, और उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा कि ये साम्राज्य बहुत ही खुशहाल था, सुरक्षित था, और यहाँ का शासन बहुत अच्छा था। और लिटरेचर की तो क्या ही बात करें। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, या फिर विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसकी कहानियां हम सब ने बचपन में सुनी हैं और जो आज दुनिया की कई भाषाओं में मौजूद हैं, ये सारी अमर रचनाएं इसी दौर की देन हैं। और ये ज्ञान सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं था। इसे बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर बनी। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी उपलब्धियां किस नींव पर टिकी थीं? मतलब उस समय का समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी? चलिए अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी गोल्डन एज को हमेशा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी होता है। एक तरफ तो व्यापार जोरों पर था, सोने के सिक्के चलते थे जिन्हें दिनार कहते थे, शानदार मंदिर बन रहे थे, ये सब था। पर
सिक्के का दूसरा पहलू भी था। समाज में वर्ण व्यवस्था पहले से ज्यादा कठोर हो रही थी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी इसी दौर में शुरू हुईं। सती प्रथा का पहला सबूत भी यही मिलता है। तो तस्वीर पूरी तरह सुनहरी नहीं थी। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये बिल्कुल साफ है कि ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। साम्राज्य की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, करीब 70%, वो जमीन से आने वाले टैक्स यानी भू राजस्व से ही आता था। लेकिन इतिहास का नियम है, जिसका भी उदय होता है उसका अस्त भी होता है। तो अब सवाल ये है कि ये महान साम्राज्य खत्म कैसे हुआ और अपने पीछे ये क्या विरासत छोड़ गया। देखिए, इतने बड़े साम्राज्य का पतन कभी किसी एक वजह से नहीं होता। कई चीजें एक साथ हुईं। जो महान राजा थे उनके बाद उतने काबिल उत्तराधिकारी नहीं आए। बाहर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, जिससे खजाना खाली हो रहा था। और जो लोकल गवर्नर थे वो धीरे धीरे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, जिससे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। इन सब ने मिलकर साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और आखिरकार विष्णुगुप्त के साथ ये वंश अपने अंत तक पहुंच गया। साम्राज्य टूटकर बिखर गया और भारत एक बार फिर छोटे छोटे राज्यों में बट गया। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत, लेगेसी, वो आज भी जिंदा है। जीरो का कॉन्सेप्ट जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कालिदास की कविताएं, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब गुप्त काल की ही तो देन है। तो ये सोचना वाकई कमाल का है कि आज से लगभग 1500 साल पहले का एक दौर आज भी हमारी दुनिया को, हमारी सोच को कहीं ना कहीं शेप दे रहा है।